स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल के बारे में। और खासतौर पर हम इस कहानी के केंद्र यानी मेरीगंज गांव को डिकोड करेंगे। पता है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज़ादी के ठीक बाद के भारत की उलझनों, उसकी बदलती तस्वीर का एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। तो चलिए मेरीगंज की इस दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। शुरुआत करते हैं मेरीगंज के एक शापित इतिहास से। सच कहूं तो मेरीगंज इस कहानी में महज एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो खुद अपने आप में एक मेन कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर का जो अतीत है ना, वो एक बहुत ही गहरे और दुखद श्राप से जुड़ा हुआ है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज से इस गांव का नाम मैरीगंज हुआ। नील की खेती करने वाले एक अंग्रेज W.G. मार्टिन का ये वो फैसला था जिसने इस गांव की पुरानी पहचान को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसने अपनी पत्नी मैरी के नाम पर गांव का नाम तो रख दिया, लेकिन गांव वालों के लिए ये बस एक अनजाने खौफ की शुरुआत थी। और इस नाम बदलने की कीमत बहुत भारी पड़ी। 35 साल पहले मार्टिन ने यहां नील की कोठी तो बना ली, लेकिन विडंबना देखिए, सिर्फ एक हफ्ते बाद ही किसी भी अस्पताल या डिस्पेंसरी के न होने की वजह से मैरी की मलेरिया से मौत हो गई। अपनी पत्नी को खोने के बाद मार्टिन एक अस्पताल मंजूर कराने की जिद में पागल हो गया और रांची के पागल खाने में उसने दम तोड़ दिया। और अब इतने सालों बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसी पुरानी जमीन पर एक मलेरिया सेंटर बनाने पहुंचा है। मतलब इतिहास खुद को कैसे दोहराता है ना। अब आते हैं गांव की अंदरूनी हालत पर, यानी जातियों में बटा हुआ मेरीगंज। इतिहास के उस भारी बोझ तले दबा आज का ये गांव अंदर से पूरी तरह से बटा हुआ है। यहाँ की पूरी सामाजिक व्यवस्था एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम या कह लीजिए सोशल हायरार्की पर टिकी है। गांव में ना दबदबे की एक खामोश लेकिन बड़ी खतरनाक जंग छिड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से 3 गुट हैं जो आमने सामने हैं। एक तरफ है विश्वनाथ प्रसाद के नेतृत्व वाले कायस्थ, जो कि अमीर जमींदार और तहसीलदार हैं। दूसरी तरफ है राजपूत, जिनके लीडर हैं रामकृपाल सिंह। ये खुद को पुरानी जमीन वाले पुश्तैनी योद्धा मानते हैं। और तीसरे हैं यादव, जिनका नेता खेलावन है। इनके पास हाल ही में पैसा आया है और अब ये समाज में अपना रुतबा ऊंचा करना चाहते हैं। इस पूरे सोशल डायनामिक्स को समझने के लिए हमें टोला शब्द को समझना होगा। टोला कोई आम बस्ती या मोहल्ला नहीं है। ये ग्रामीण समाज का वो हिस्सा है जो समुदाय या जाति के आधार पर एकदम सख्ती से बटा होता है। मेरीगंज में आपकी पहचान, आपके रिश्ते, यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं टोलों की सरहदों से तय होती है। अब इस बंटे हुए समाज में अचानक से राजनीतिक बदलाव की हवा चलती है और इस बदलाव को लेकर आते हैं बालदेव। राजनीति और अहिंसा का ये चेहरा इस पूरी कहानी में एक बड़े कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ बालदेव है जो कांग्रेस आश्रम को समर्पित है, खादी काटता है और पूरे दिल से अहिंसा में यकीन रखता है। और दूसरी तरफ है गांव वाले, जिनका सीधा सा फंडा है अवसरवादिता। वो इंकलाब जिंदाबाद को जिंदाबाग समझ लेते हैं। उनके लिए राजनीति का मतलब सिर्फ अपने टोले का दबदबा बढ़ाना है। ये उस दौर की जमीनी हकीकत का बहुत ही सटीक चित्रण है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब यादवों और राजपूतों के बीच एक भयानक हिंसक झड़प की नौबत आ जाती है। ऐसे नाजुक वक्त में बालदेव एक वैचारिक अनशन पर बैठ जाता है और यकीन मानिए, उसका यह अनशन किसी जादू की तरह काम करता है और उस भीषण दंगे को वहीं रोक देता है। यह दिखाता है कि कैसे एक इंसान का अटूट विश्वास पूरी की पूरी हिंसक भीड़ के गुस्से पर भारी पड़ सकता है। राजनीति के इस अखाड़े से थोड़ा दूर चलें तो मेरीगंज का एक आध्यात्मिक केंद्र भी है, मठ। चलिए बात करते हैं इस मठ की बदलती हुई प्रकृति के बारे में। अगर आप बाहर से देखें तो ये मठ एक बहुत ही पवित्र और सम्मानित जगह है। इसके प्रमुख अंधे महंत सेवादास बड़े बड़े भोज करवाते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं। लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई एकदम डरावनी है। वहां लक्ष्मी नाम की एक युवा शिष्या का पाखंडपूर्ण शोषण हो रहा है। उसे बचपन में ही यहां लाया गया था और एक रखेल की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया। धर्म के इस मुखौटे के पीछे की यह हकीकत सच में विचलित करने वाली है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। महंत का अचानक निधन हो जाता है। अब उस विशाल सूने पड़े मठ में लक्ष्मी बिल्कुल अकेली है। वो गहरा अकेलापन और एक सच्चे पवित्र रिश्ते की तलाश उसे धीरे धीरे बालदेव की तरफ खींच ले जाती है। ये कहानी का एक बहुत ही इमोशनल और कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। खैर, धर्म और राजनीति के इन तमाम उलझनों के बीच मेरीगंज में एक बिल्कुल नई ऊर्जा की एंट्री होती है। ये एंट्री है डॉक्टर प्रशांत की।
अब यहाँ आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर क्यों एक इतना पढ़ा लिखा मॉडर्न डॉक्टर अपनी एक शानदार विदेशी स्कॉलरशिप को ठुकराकर मलेरिया और बीमारियों से जूझ रहे इस पिछड़े से गांव में काम करने आएगा? कोई तुक नहीं बनता ना। इसके पीछे डॉक्टर प्रशांत की अपनी कहानी है जो किसी मिस्ट्री से कम नहीं। बचपन में वो उफनती हुई कोसी नदी में एक मिट्टी के बर्तन में लावारिस मिले थे। फिर नेपाल के एक सामाजिक रूप से एक्टिव परिवार और स्नेहमयी ने उन्हें पाला पोसा। बड़े होकर पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और 1942 के राजनीतिक आंदोलनों का उन पर गहरा असर पड़ा और बस इसी निस्वार्थ भावना के चलते उन्होंने खुद मेरीगंज में अपनी पोस्टिंग मांगी ताकि वो मलेरिया और काला आजार जैसी भयानक बीमारियों पर वहीं रहकर एकदम ग्राउंड लेवल पर रिसर्च कर सकें। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। शहर का मॉडर्न क्लिनिकल विज्ञान सीधे एक धूल भरे गांव में पहुंच गया है। डॉक्टर के नौकर प्यारू ने तो गांव में एक अलग ही भौकाल बना दिया है। पानी की टंकी रखने के लिए लोहे की सीढ़ी, एक चमकता हुआ एल्यूमिनियम का वॉश बेसिन, शहर से मंगाया गया वो खास खुशबूदार गमकौआ साबुन और डॉक्टर के लिए एक साफ मुलायम तौलिया। गांव वालों के लिए शहरी साफ सफाई का ये पूरा सेटअप किसी अजूबे से कम नहीं था। और बस यहीं से नींव पड़ती है इस कहानी के सबसे बड़े और फाइनल क्लैश की, परंपरा और आधुनिकता का संगम, यानी सदियों पुरानी गहरी मान्यताओं और नए साइंटिफिक लॉजिक के बीच की सीधी टक्कर। ये टकराव एकदम खुलकर सामने आता है जब तहसीलदार की बेटी कमली बार बार बेहोश होने लगती है। गांव वालों का तो सीधा सा अंधविश्वास है कि भाई ये देवी कमला का प्रकोप है या फिर उसकी शादी पर लगा कोई श्राप है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर प्रशांत का साइंटिफिक नजरिया इसे हिस्टीरिया बताता है, जो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और डर की वजह से होता है। सोचिए, एक ही मेडिकल इमरजेंसी है लेकिन उसे देखने के दो एकदम अलग नजरिए। ये दिखाता है कि गांव की पुरानी सोच और एक मॉडर्न क्लिनिक के बीच कितनी बड़ी खाई है। और इस खाई को पाटने के लिए डॉक्टर प्रशांत ने इलाज का जो तरीका निकाला वो तो गांव वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने कोई दर्दनाक इंजेक्शन नहीं दिया, कोई कड़वी दवा नहीं पिलाई। इसके बजाय उन्होंने एक पोर्टेबल रेडियो का इस्तेमाल किया और उस पर एक मैथिली लोकगीत चला दिया। कमली को होश में लाने के लिए इस तरह की मनोवैज्ञानिक राहत और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल वाकई कमाल था। गांव वाले तो एकदम हैरान थे कि भाई एक मॉडर्न रेडियो ने उनके हिसाब से एक श्राप को कैसे ठीक कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरीगंज की पारंपरिक लय की, यानी बाहरी दुनिया के दखल से पहले का वो पुराना समाज। अब देखिए, इस पारंपरिक समाज में खमार या खलिहान का क्या रोल था। ये सिर्फ धान पीटने की कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि इसे आप पूरे गांव का सोशल हब मान सकते हैं। एक ऐसा सांस्कृतिक गोंद जो सबको जोड़े रखता है। यहीं पूरा गांव इकट्ठा होता है, साल भर के लेन देन का हिसाब होता है और सबसे मजेदार बात, यहीं लोग विद्यापतिनी नाच देखते हुए और जोकर यानी बिकट की हरकतों पर ठहाके लगाते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं। और अगर इस सांस्कृतिक जुड़ाव के बीच झगड़ा हो जाए तो उसका पैटर्न भी बड़ा दिलचस्प है। ये एक तरह का नाटकीय चक्र है। झगड़ा किन्हीं दो लोगों के बीच अचानक शुरू होगा, फिर उसमें पड़ोसियों के पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि एक दूसरे को कोड़ फूटने और काले जादू के श्राप दिए जाने लगेंगे। लेकिन इसका क्लाइमैक्स क्या होता है? कुछ ही घंटों में सब शांत, वही लोग एक साथ बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते नजर आएंगे। ये झगड़े दरअसल गांव के सामाजिक ताने बाने का ही एक बहुत जरूरी चक्रीय हिस्सा हैं। मयंत के निधन के बाद इस अथाह संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए दो बिल्कुल अलग तरह के और सच कहें तो खामियों से भरे दावेदार आमने सामने हैं। एक तरफ है लरसिंह दास, जो बेहद चालाक और अवसरवादी है और अपना दबदबा बनाने के लिए बाहर से आए आचार्य गुरु का सहारा ले रहा है। और दूसरी तरफ है रामदास, जिसे गणित का कक्कहारा भी नहीं आता, एकदम अज्ञानी है, लेकिन उसे मठ की प्रबंधक और दासी लक्ष्मी का पूरा समर्थन हासिल है और तकनीकी रूप से वही कानूनी उत्तराधिकारी भी है। जाहिर है एक बड़े टकराव की जमीन पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब यहाँ जो होता है वो सत्ता के बदलते समीकरण का सबसे बड़ा सबूत है। पारंपरिक धार्मिक सत्ता अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। आचार्य गुरु और एक क्रोधी नागा बाबा पूरी गुंडागर्दी के साथ गद्दी हथियाने आते हैं। लक्ष्मी और रामदास के साथ जमकर गाली गलौज और मारपीट होती है। लेकिन तभी एंट्री होती है कालीचरण और उसके समाजवादी पहलवानों की। उनका गुट इस झगड़े में आक्रामक तरीके से कूद पड़ता है और हालात ऐसे पलटते हैं कि डरे सहमे गुरु को मजबूरी में रामदास को ही आधिकारिक तौर पर महंत स्वीकार करना पड़ता है। मतलब धर्म की सत्ता पर अब बाहुबल और नई राजनीति पूरी तरह हावी हो चुकी थी। सत्ता के इस टकराव के साथ साथ एक और बड़ा वैचारिक टकराव भी गांव में दस्तक दे रहा था,
और वो था सदियों पुराने अंधविश्वास और एक नए आधुनिक विज्ञान के बीच की टक्कर। अगर हम गांव में आए नए डॉक्टर की लॉग बुक या केस हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये साफ तौर पर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर लगती है। विज्ञान, जिसे मसूड़ों से खून आने या तेज बुखार के आधार पर काला आजार नाम की भयानक महामारी बता रहा है, वहीं गांव के लोग इन्हीं लक्षणों को गठिया मान रहे हैं या फिर इसके पीछे भूत प्रेत और जादू टोने का हाथ ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि नजरिए का बहुत बड़ा फासला था। और इस नजरिए या कहें अंधविश्वास की सबसे बड़ी और दुखद कीमत चुकानी पड़ती है समाज के सबसे कमजोर लोगों को। जब विज्ञान की बातें समझ नहीं आती तो गांव वाले रहस्यमयी बीमारियों का दोष किसी न किसी पर मढ़ना चाहते हैं। ऐसे में अक्सर स्वतंत्र रहने वाली या सुंदर बुजुर्ग महिलाओं को, जैसे कि गणेश की नानी को, डायन करार दे दिया जाता है। इस महामारी का सारा गुस्सा और खौफ बेगुनाह और हाशिए पर खड़े लोगों पर बलि के बकरे की तरह उतार दिया जाता है। तो एक तरफ गांव बीमारी और धार्मिक भ्रष्टाचार से जूझ रहा है और दूसरी तरफ इसी उथल-पुथल के बीच पैदा हो रही है एक नई राजनीतिक चेतना, जिसने पूरे गांव को विचारधाराओं के आधार पर बांट कर रख दिया। यहाँ हमें गांवों की वफादारियों में एक गहरा विभाजन देखने को मिलता है। एक धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बालदेव जी, जिनका पूरा जोर पारंपरिक गांधीवादी तरीके, अहिंसा, सूत काटने और चुपचाप व्यवस्था का पालन करने पर है। ठीक इनके उलट खड़े हैं सोशलिस्ट पार्टी के कालीचरण, जो हाथों में लाल झंडा लिए जमींदारों के खिलाफ उग्र लड़ाई और कुश्ती के चैंपियन हैं और जो अपने साथियों को कॉमरेड कहकर बुलाते हैं। ये सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर है जो मेरीगंज के शक्ति संतुलन को जड़ से बदल रही थी। लेकिन इस पूरी वैचारिक क्रांति में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आती है पूर्णिया शहर की वो एक यात्रा। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। गांव वाले अपनी जिंदगी में पहली बार शहर का रुख करते हैं। वहां वो पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, कोर्ट कचहरी का सिस्टम समझते हैं। वापसी में उनके होठों पर धार्मिक भजनों की जगह इनकलाब जिंदाबाद के नारे होते हैं और उनके हाथों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या मार्क्सवादी साहित्य जैसी किताबें होती हैं। ये महज एक यात्रा नहीं थी, इसने अपने ही दायरे में सिमटे किसानों को अपने हकों के लिए लड़ने वाले एक राजनीतिक समूह में तब्दील कर दिया था। और जब इस तरह की नई राजनीतिक चेतना जागती है तो उसका सबसे गहरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा सताए गए हों। मेरीगंज के मामले में ये समूह था संथालों का। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि संथाल आखिरकार इस नई समाजवादी क्रांति से क्यों जुड़े। ये कहानी 4 पीढ़ियों पुरानी है, जब उन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से जंगली और बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया था, लेकिन बाद में जमींदारों ने चालाकी से उसी उपजाऊ जमीन को अपने नाम कानूनी तौर पर दर्ज करा लिया। 1947 में उन्हें उनके हक दिलाने की एक छोटी सी कागजी कोशिश तो हुई, लेकिन वो भी नाकाम रही और उल्टे जमींदारों के लठेतों ने उनका हिंसक दमन किया। अपनी ही जमीन और मेहनत के फल से पूरी तरह बेदखल कर दिया गया ये तबका अब स्वाभाविक रूप से कालीचरण के समाजवादी विद्रोह में अपनी उम्मीद की आखिरी किरण देख रहा था। संथालों के वो पुराने लयबद्ध लोकगीत जो कभी सिर्फ उनकी संस्कृति का हिस्सा हुआ करते थे, वो अब एक कठोर राजनीतिक सच्चाई में ढल चुके थे। एक ऐसा अटल विश्वास बन चुके थे कि जमीन पर हक सिर्फ और सिर्फ उसी का है जिसके हाथ उस मिट्टी में सनते हैं। जो जोतेगा वो बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि एक बड़े विद्रोह का ऐलान था। अब मेरीगंज सिर्फ अपनी अंदरूनी पंचायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बाहर की फॉर्मल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अब गांव में अपनी जगह बना रही हैं और उनके बीच वैचारिक टकराव शुरू हो चुका है। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि मेरीगंज कैसे 3 अलग-अलग विचारधाराओं का सेंटर बन गया है। बिना किसी एक पक्ष को सही या गलत कहे, यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है। एक तरफ है कांग्रेस, जिसे शिवनाथ चौधरी और बालदेव लीड कर रहे हैं। इनका मेन फोकस अहिंसा, चरखा केंद्र और दफा 40 जैसे कानूनी सुधारों पर है। फिर है सोशलिस्ट पार्टी यानी लाल झंडा। कालीचरण और चलितर कर्मकार के नेतृत्व में इनका अप्रोच थोड़ा अग्रेसिव है, जैसे वर्ग संघर्ष, मजदूरों को एकजुट करना और जमीन पर अपना हक जताना। और तीसरा ग्रुप है आरएसएस यानी काली टोपी दल। संयोजक जी और हरगौरी के साथ इनका फोकस हिंदू राष्ट्र, शारीरिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे 3 अलग धाराएं एक ही गांव में अपना बेस बना रही हैं।
गांव की इस पूरी पॉलिटिक्स और गुटबाजी से ऊपर उठकर एक कैरेक्टर ऐसा है जो सच में अलग ही लेवल पर है। हमारा तीसरा टॉपिक इसी बारे में है, बावन दास का सच्चा समर्पण। वो इस पूरे मूवमेंट के असली मॉरल जायंट है। बावन दास अगर फिजिकल हाइट की बात करें तो वो सिर्फ 1.5 हाथ के हैं, लेकिन उनका मोरल स्टैचर वो किसी पहाड़ से कम नहीं। एक बहुत ही फियर्स फ्रीडम फाइटर और पक्के गांधीवादी। 1942 के आंदोलन में उनका जो साहस था वो बिल्कुल लाजवाब था। जहां बाकी लोग गांव की छोटी राजनीति और अपने फायदे में उलझे थे, बावन दास की आत्मा पूरी तरह से पवित्र और उनका डेडिकेशन अनयील्डिंग था। उनकी इस टावरिंग प्रेजेंस को इस एक किस्से से समझा जा सकता है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खुद वहां चुनाव दौरे पर आए थे और बावन दास को देखकर उन्होंने कहा था, मुझे उस किताब का नाम याद आ रहा है, किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। ये छोटी सी घटना ये साबित करती है कि कैसे नेशनल लेवल के लीडर्स भी इस छोटे से कद पर विशाल व्यक्तित्व वाले इंसान से पूरी तरह प्रभावित थे। होली का ये किस्सा बहुत ही मार्मिक है। डॉक्टर प्रशांत, जो अब तक गांव में सिर्फ एक साइंटिस्ट और बाहरी सरकारी अफसर की तरह आइसोलेशन में रह रहे थे, इस होली पर बिल्कुल बदल जाते हैं। वो अपने खोल से बाहर आते हैं। कमली के साथ उनकी होली खेलना और उनके बीच पनपता रोमांस ये दिखाता है कि अब वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहे, उनका गांव के साथ एक बहुत ही जेन्युइन और गहरा कनेक्शन बन चुका था। लेकिन तभी गांव पर एक खौफनाक साया मंडराता है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे तेजी से बढ़ा। हैजा यानी कॉलेरा। पहले दिन की सुबह पड़ोस के गांव में हैजा फैलता है। दूसरे दिन दोपहर आते आते मेरीगंज में ढोल बजने लगते हैं ताकि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अलर्ट किया जा सके। तीसरे दिन की रात तक हालात इतने सीरियस हो जाते हैं कि वॉलंटियर्स को लोकल मार्केट घेरना पड़ता है ताकि जबरदस्ती सुई लगाई जा सके। और करीब 15 दिन की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार इस भयंकर महामारी को कंट्रोल कर लिया जाता है। इस इमरजेंसी को हैंडल करने का तरीका एकदम सिस्टमैटिक था। पहला स्टेप था गांव के कुओं में दवा डालकर पानी को शुद्ध करना। दूसरा स्टेप लोकल हार्ट को चारों तरफ से घेर लेना ताकि एक साथ मास वैक्सीनेशन हो सके। और तीसरा, रात रात भर मरीजों की देखभाल के लिए युवा स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाना। डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण के वॉलंटियर्स के इस प्रयास ने पूरे मेरीगंज को बचा लिया, जिससे डॉक्टर गांव वालों के लिए किसी देवता से कम नहीं रह गए। जब डॉक्टर प्रशांत उन घायल संथाल औरतों का इलाज करते हैं और उनके चेहरों पर वो सरल मुस्कान देखते हैं, तब उन्हें एग्जैक्टली ये रियलाइज होता है कि इस गांव और कमली के लिए उनका प्यार किसी शहरी अट्रैक्शन जैसा आधे दिन का मोह नहीं है। ये इस मिट्टी में बहुत गहराई से बसा हुआ है। गांव में डॉक्टर प्रशांत आते तो हैं मलेरिया पर साइंटिफिक रिसर्च करने, पर उन्हें एक चौंका देने वाला सच दिखता है। उनका मानना था कि असली बीमारी मलेरिया नहीं बल्कि गरीबी और मजबूरी है। दरअसल उन्हें लगता था कि ये दो कीटाणु एनोफिलीज मच्छर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ये एक कोट पूरा नजरिया ही बदल देता है। फिजिकल बीमारी से हटकर ध्यान उस सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था की तरफ जाता है जो इस गांव को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही थी। इस पूरी राजनीति और आने वाले टकराव के रूट्स को पकड़ने के लिए इस कानूनी पहलू को जानना बेहद जरूरी है। धारा 40 यानी सेक्शन 40 बेसिकली ये एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म था जो जमीन के विवादों का फैसला करता था। यानी क्या जमीन पर खेती करने वाले किसानों को जमीन का हक मिलेगा या जमींदार उन्हें कानूनन बेदखल कर देंगे। बस इस एक छोटी सी धारा ने पूरे गांव के मजदूरों और किसानों में अपनी ही जमीन से बेदखल होने का एक गहरा डर पैदा कर दिया था। और इस डर का नतीजा क्या होता है? एक बिल्कुल स्पष्ट खेमाबंदी। गांव दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ है नए बगावती तेवर वाले सोशलिस्ट्स, जिनका नेतृत्व कालीचरण जैसा एक्टिव लीडर कर रहा है। ये फैक्शन मजदूर वर्ग की आवाज बनकर उभर रहा था। दूसरी तरफ है पुरानी ताकतवर और हिसाबी एस्टैब्लिशमेंट यानी तहसीलदार। इनका एक ही मकसद था, हर कीमत पर जमीन और सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखना। टकराव का मंच पूरी तरह से तैयार था। एक ऐसी ऐतिहासिक खबर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक गांव में एक धमाकेदार ऐलान होता है। बावन दास ये खबर लेकर आता है कि नई सरकार ने पारंपरिक जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला कर लिया है। इस एक अकेली खबर ने मरियागंज की बरसों से चली आ रही सत्ता व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब मजेदार बात यह है कि इस एक खबर का असर गांव के अलग अलग फैक्शंस पर बिल्कुल अलग तरीके से होता है। संथाल लोग जिन्होंने पुश्तों से इन खेतों को सींचा था, वो खुशी से मादल बजाकर जश्न मनाने लगते हैं और जमीन पर अपना हक जताने की आखिरी तैयारी शुरू कर देते हैं।
दूसरी तरफ तहसीलदार लोग पैनिक में आ जाते हैं और फुर्ती से अपने सगे संबंधियों यहाँ तक कि नकली नामों पर जमीन रजिस्टर करवाने भागते हैं ताकि कानून से बचा जा सके। और इन सब के बीच सोशलिस्ट्स इस घबराहट का फायदा उठाते हुए एक संगठित संघर्ष की तैयारी में लग जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत को ये एहसास होने लगता है कि उनकी वैज्ञानिक रिसर्च उस समाज में बिल्कुल बेमानी है जहां लोगों के पास जिंदा रहने के बेसिक साधन तक नहीं हैं, जहां सर्वाइवल के लिए इंसान को लिटरली जानवरों की तरह आपस में लड़ना पड़ता है। कुछ हफ्ते पहले जमींदारी खत्म होने की खबर आती है। कुछ दिन पहले से ही माहौल गरमाने लगता है, संथालों के मादल बजने लगते हैं और उधर तहसीलदार अपने हथियारबंद गुंडों को इकट्ठा करने लगते हैं। फिर उस सुबह जब संथाल अपना बीज धान लेने खेतों में पहुंचते हैं तो टेंशन बिल्कुल अपने पीक पर होती है और दोपहर होते होते उन्हीं फसलों के बीच एक भयानक नरसंहार शुरू हो जाता है। संथालों के फैक्शन में 40 लोग मारे गए और 100 घायल हुए। दूसरी ओर तहसीलदार के ग्रोह में भी 10 मौतें हुईं और 30 लोग घायल हुए। मौत ने किसी एक गुट को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि तहसीलदार हरगौरी को भी इस जंग में अपनी जान गंवानी पड़ी। खून दोनों तरफ से बहा। जब पुलिस और मिलिट्री इन्वेस्टिगेट करने आती है तो देखिए होता क्या है। जो पहले से ही घायल और हाशिए पर पड़े संथाल थे, उन्हें बिना सोचे समझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं कालीचरण और बलदेव जैसे नेता पुलिस के सामने सफेद झूठ बोलते हैं कि जिस वक्त मौत का खेल चल रहा था वो तो गांव में थे ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, पुलिस का दरोगा इन नेताओं के इंटेलेक्ट की, उनकी चालाकी की तारीफ करता है। जो लोग असल में इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड थे, वो बड़े आराम से सारी कानूनी कार्यवाही से बच निकलते हैं। पूरा गांव आज़ादी का जश्न मना रहा है, सब खुश हैं और तभी बीच में एक बाहरी इंसान जोर से चिल्लाता है, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जहां हमारा पूरा देश स्वराज और आज़ादी की एक नई सुनहरी सुबह में जाग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ माइक्रो लेवल पर हमारा ये मेरीगंज गांव आज भी पुलिस की रिश्वतखोरी, जमीन के खूनी झगड़ों और सदियों से चली आ रही उसी पुरानी सड़ी गली भ्रष्ट व्यवस्था में आकंठ डूबा हुआ है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद क्या करते हैं? वो दरोगा को बस 5,000 रुपए की एक भारी भरकम रिश्वत पकड़ा देते हैं और लीजिए, सिर्फ इसी कीमत पर हत्या जैसे संगीन आरोप हवा हो जाते हैं और वो बिल्कुल साफ बच निकलते हैं। इस खूनी खेल के तुरंत बाद के हालातों पर अगर हम नजर डालें तो ये खोखली और पक्षपाती व्यवस्था पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। होता क्या है? ताकतवर लोग पैसा फेंकते हैं, अपनी आज़ादी खरीद लेते हैं और उल्टे जमीन भी हड़प लेते हैं, और जो बेचारे हाशिए पर हैं यानी संथाल, वो जेल की चक्की पीसते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि समाजवादी विचारधारा वाले लोगों को मजबूरन गवाही देनी पड़ती है, जो उन्हें एक बहुत ही गहरी और अजीब नैतिक दुविधा में फंसा देता है। खैर, ये तो हुई बाहर की उठापटक, लेकिन इस भारी राजनीतिक उथल-पुथल और भ्रष्टाचार के बीच बंद दरवाजों के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। हमें उन गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संघर्षों पर भी बात करनी होगी जो हमारे मुख्य किरदारों को अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक आदर्श इंसानी जज्बातों और इच्छाओं से बुरी तरह टकरा रहे हैं। बालदेव को ही ले लीजिए, वो अपने नए वैरागी व्रत और लक्ष्मी के प्रति अपने गहरे आकर्षण के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत इस सिस्टम की भयंकर गरीबी से एकदम हताश हो चुके हैं, लेकिन उन्हें सुकून मिलता है कमली में। वहीं कमली, जो अपने भ्रष्ट पिता का बचाव भी कर रही है और साथ ही डॉक्टर से बेइंतहा प्यार भी कर रही है। और लक्ष्मी, वो बालदेव का आध्यात्मिक रूप से बहुत सम्मान करती है, लेकिन एक पुरुष के रूप में उन्हें चाहती भी है। भावनाओं का ये सारा सैलाब तब फूट पड़ता है जब एक भयानक तूफानी रात में डॉक्टर प्रशांत और कमली सारी हदें पार कर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। स्वराज उत्सव का यह सफर सच में बहुत अजीब और पूरी तरह से अराजक है। सुबह से लेकर रात तक इसका रूप कैसे बदलता है, ये देखना दिलचस्प है। दिन में एक शानदार जुलूस निकलता है जहां लक्ष्मी भारत माता बनकर हाथी पर बैठती है। सब बढ़िया लग रहा होता है, लेकिन शाम को भाषणों के बीच वही बाहरी आदमी आज़ादी को झूठा बताकर हंगामा कर देता है। रात होते होते तो बात ही बिगड़ जाती है। भगत सिंह का एक गंभीर नाटक अचानक एक सस्ती नौटंकी में बदल जाता है, और रही सही कसर देर रात आने वाला एक भयानक आंधी तूफान पूरी कर देता है, जो इस पूरे अराजक जश्न को मानो धोकर रख देता है। स्वराज के इतने ऊंचे, इतने पवित्र विचार को इन गांव के रसूखदार लोगों ने महज एक सस्ते मनोरंजन में बदल कर रख दिया।
आदर्श तो ये था कि देशभक्ति के गीत गाए जाते, भगत सिंह जैसे असली शहीदों का सम्मान होता। लेकिन हकीकत क्या थी? गांव वाले लखनऊ से आई एक नौटंकी डांसर पर चांदी के सिक्के लुटाने में मस्त हैं और आजादी के उस असली संदेश को पूरी तरह से भूल चुके हैं। यहाँ इसका सीधा सा मतलब बस इतना था कि सत्ता गोरे अंग्रेजों के हाथ से निकलकर स्थानीय भ्रष्ट जमींदारों के हाथ में आ गई है। जैसे ही आजाद भारत का पहला सूरज उगता है, मेरीगंज गांव के लिए आजादी का वो नशा उतरने लगता है और हकीकत का एक बहुत ही कड़वा हैंगओवर शुरू हो जाता है। क्योंकि सच तो ये है कि इस राजनीतिक आजादी ने किसी जादू की तरह समाज की बीमारियों को ठीक नहीं किया था, बल्कि उल्टा हिंसा और निराशा और भी तेजी से फैलने लगी थी। सोचिए, एक तरफ जश्न चल रहा है और उसी बीच हरखू तेली के घर एक हिंसक डकैती पड़ जाती है। ऊपर से देश भर के अलग अलग हिस्सों, दिल्ली, कलकत्ता और नुआखली से भयंकर सांप्रदायिक दंगों की खौफनाक खबरें आने लगती हैं। बावनदास जैसे सच्चे और जमीनी कार्यकर्ता इस भारी हिंसा को देखकर एकदम टूट जाते हैं, गहरी हताशा में डूब जाते हैं। और वासुदेव जैसे स्थानीय समाजवादी नेता, वो तो अपने सारे आदर्श भूलकर खुलेआम शराब पीने लगते हैं। इन सब के बीच बावनदास का ये कहना कि बस बापू ही अकेले सबको संभाल लेंगे, बहुत कुछ कह जाता है। चलिए अब जरा गांव की राजनीति से निकलकर मठ की राजनीति की तरफ चलते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि कैसे जो बड़ा राष्ट्रीय भ्रष्टाचार है वो ठीक उसी तरह इन स्थानीय धार्मिक संस्थानों की जड़ों में भी बैठ चुका है। पंचायत से अपनी गलतियों की माफी खरीदने का ये पूरा लेन देन देखिए। सबसे पहले महंत रामदास नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रंपियारी नाम की एक महिला को मठ में ले आते हैं। पंचायत शुरुआत में तो इस घोर नियम उल्लंघन का कड़ा विरोध करती है, लेकिन आगे क्या होता है? रामदास एक बहुत ही मामूली सा जुर्माना भरते हैं, एक शानदार दावत का आयोजन करते हैं और खेल खत्म। अंततः पंचायत आधिकारिक तौर पर उनके इस भ्रष्टाचार को अपना आशीर्वाद दे देती है। मतलब साफ है, नियम और उसूल सिर्फ उनके लिए हैं जिनकी जेब में रिश्वत देने के पैसे नहीं हैं। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। लक्ष्मी, जिसने कभी इस मठ को अपना सब कुछ माना था, उसका बहुत सम्मान किया था, अब वो रंपियारी की गंदी जबान इस गंदगी और पाखंड से पूरी तरह से ऊब चुकी है। वो अपने इस पवित्र स्थान पर कब्जा कर रही इस भौतिक गंदगी को अब एक पल के लिए भी और बर्दाश्त नहीं कर पाती और आखिरकार अपने टूटने के बिंदु तक पहुंच ही जाती है। और फिर वो एक बहुत ही साहसिक कदम उठाती है। लक्ष्मी सीधे तौर पर महंत रामदास का सामना करती है और उस संस्था की दौलत के गोदाम की चाबियां सीधा उनके मुंह पर दे मारती है। वो पिछले महंत की छोड़ी गई सारी दौलत और जमीन को ठोकर मार देती है। वो इन भ्रष्ट सुख सुविधाओं में घुट-घुट कर जीने के बजाय अपनी सत्य निष्ठा को चुनती है और बालदेव के साथ एक छोटी सी साधारण झोपड़ी में रहने का बेहद साहसिक फैसला करती है। एक तरफ तो डॉक्टर प्रशांत है, एक बेहद सम्मानित डॉक्टर जो विज्ञान और दवाइयों से गांव वालों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तहसीलदार की नज़र में वो क्या है? एक रहस्यमयी जिन। जी हाँ, एक ऐसा जिन जिसने उनकी बेटी को कलंकित तो किया, लेकिन साथ ही तहसीलदार साहब के लिए अचानक छप्पर फाड़ धन और दौलत के दरवाजे भी खोल दिए। इंसान का लालच कैसे कैसे रंग दिखाता है, ये उसका एकदम सटीक उदाहरण है। समाज के डर से कमली को गोदाम घर के अंधेरे में छुपना पड़ता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस घुटन भरे एकांत में भी उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। वो बंकिम चंद्र जैसे महान लेखकों की किताबें पढ़ती है, इंदिरा जैसे उपन्यासों की नायिकाओं से जुड़ती है और इन्हीं किताबों से उसे ये एहसास होता है कि समाज चाहे जो भी कहे, जो भी फैसला सुनाए, उसका वजूद और उसका सम्मान पूरी तरह से सुरक्षित है। सोचिए, एक बंद कमरे में साहित्य ने उसे कितनी बड़ी ताकत दे दी। और इसी मुश्किल घड़ी में डॉक्टर प्रशांत का एक छोटा सा वाक्य सबसे बड़ी उम्मीद बनकर आता है, जो होगा मंगलमय होगा। ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। जब चारों तरफ बदनामी का खौफ मंडरा रहा हो, तब भी कमली और अपने रिश्ते पर प्रशांत का ये अटूट विश्वास सच में उनके प्रेम की नींव को और भी गहरा कर देता है। शाम ढलते ही ज्योतिषी काका की एक झूठी भविष्यवाणी होती है, जिसमें हीरू के बच्चे की मौत का इल्जाम पार्वती की मां पर लगा दिया जाता है। फिर क्या था, आधी रात को हीरू भांग की घनी झाड़ियों में छिपकर घात लगाता है और गहरी रात के सन्नाटे में डायन होने के शक में एक बेकसूर की बेहद ही निर्मम हत्या कर दी जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सुबह होते होते तहसीलदार साहब इस पूरी घटना को डकैती का रूप देने के लिए गोलियां चलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। अंधी आस्था किस कदर क्रूर हो सकती है, ये देखकर वाकई डर लगता है।
लेकिन जरा ठहरिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो अब सामने आती है। जिस पल उस मृत शरीर को गांव से बाहर ले जाया जा रहा होता है, ठीक उसी पल हिंसा की वो आग भड़काने वाले ज्योत्खी काका को लकवा मार जाता है। इसे आप तुरंत मिलने वाला कर्मों का फल कह लें। डॉक्टर प्रशांत पर इल्जाम है कि वो एक जर्मन जासूस हैं। वो संतालों का हिंसक विद्रोह भड़का रहे हैं, गांव के कूरों में हैजा फैला रहे हैं, सुई लगाकर मजदूरों को कमजोर कर रहे हैं, और तो और डकैतों का एक गुप्त गिरोह भी चला रहे हैं। मतलब कुछ भी। ये सारे विरोधाभासी और हास्यास्पद आरोप उस दौर के प्रशासनिक डर और पागलपन को एकदम शीशे की तरह साफ कर देते हैं। इसी बीच कालीचरण की जिंदगी में भी एक बड़ा तूफान आता है। पहले तो वो रुस्तम का भेष बदलकर चंपापुर के दंगल में एक शानदार जीत दर्ज करता है। वहां से वो चुपके से चरखा सेंटर में मंगला से मिलने पहुंचता है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक झूठे डकैती के आरोप में पुलिस उसे घेरकर गिरफ्तार कर लेती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि जीत की वो खुशी पल भर में एक गहरे और भयानक अन्याय में बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी गिरफ्तारियों के पीछे वजह क्या है। असल में इसके पीछे एक अदृश्य खौफ काम कर रहा था। चरित्र कर्मकार, ये एक ऐसा कम्युनिस्ट बागी नेता है जिस पर भारी भरकम इनाम रखा है। प्रशासन के लिए तो वो जैसे रूप बदलने वाला कोई रहस्यमय भूत बन चुका है। और पुलिस बस इसी एक नाम का खौफ दिखाकर निर्दोष गांव वालों पर अपने जुल्म को सही ठहराती है। आखिर आश्रम की उस पुरानी पवित्रता को हो क्या गया? जो जगह कभी सादगी और सेवा की पहचान हुआ करती थी, वो अचानक अपना वजूद क्यों खोने लगी? इस सामाजिक बदलाव को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा जवाब इस नए आश्रम की तस्वीर में छुपा है। अब ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां नैतिकता पूरी तरह से धुंधली हो गई है। सोचिए, नए नेता अब आश्रम में मांस खाते हैं, पुराने गांधीवादियों के बलिदानों का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, और उनके लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है राजनीतिक सत्ता। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि कैसे नई और लालची महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले पुरानी विचारधाराएं दम तोड़ देती हैं। 50 एकड़, जी हाँ, ये वो जमीन है जिसे उस लालची तहसीलदार ने चुपचाप गरीब और मजबूर ततमा टोला से हड़प कर अपने नाम कर लिया। एक तरफ तो आश्रम के आदर्श टूटकर बिखर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के लालच के कारण अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी और गहरी होती जा रही है। ऐसे देश भर में हो रही राजनीतिक उथल-पुथल अचानक से इन सीधे साधे गांव वालों की शांत जिंदगी में एक हिंसक तूफान ला देती है। घटनाओं की रफ्तार यहाँ इतनी तेज है कि बस सांसें अटक जाती हैं। देखिए, शाम होते होते कालीचरण जेल के अस्पताल से भाग निकलता है। रात के अंधेरे में भागते हुए उसके पैर में गोली लगती है। फिर आधी रात को अपनी ही पार्टी के दफ्तर से उसे धुतकार दिया जाता है, और सुबह होते होते गोरखा मिलिट्री उसके गांव पर धावा बोल देती है। ये पूरा सीक्वेंस एकदम रोंगटे खड़े करने वाला है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि कैसे एक क्रांतिकारी के बड़े कदम का खामियाजा गांव के उन मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है जो बस अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहते हैं। मिलिट्री आती है, कालीचरण के घर को घेर लेती है, उसकी अंधी बूढ़ी मां से बेरहमी से पूछताछ की जाती है, और पूरे गांव को तहसीलदार के दरवाजे पर हाजिर होने का फरमान सुना दिया जाता है। पोर्टेबल रेडियो पर अचानक एक खबर गूंजती है, एक पागल ने बापू की हत्या कर डाली। इस एक पल के झटके के बारे में सोचकर देखिए। इस एक लाइन ने गांव की सारी छोटी मोटी रंजिशों, सारे डरों और रोजमर्रा के तनावों पर जैसे अचानक से ब्रेक लगा दिया। ये देखना वाकई बहुत मार्मिक है कि गांधी जी की मौत का यह गहरा दुख कैसे मेरीगंज में सदियों पुरानी जाति की उन मजबूत दीवारों को भी पिघला देता है। पूरा गांव एक साथ उपवास रखता है, बांस की एक प्रतीकात्मक अर्थी निकाली जाती है, और हर एक समुदाय, हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर शोक गीत गाते हैं। इस असीम दुख में पूरा गांव बस एक हो जाता है। अब यहाँ इस नागर नदी की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच की ये जो नई और थोड़ी कमजोर सी सीमा बनी थी ना, ये रातों रात भ्रष्ट अधिकारियों और तस्करों का सबसे बड़ा अड्डा बन गई। और यही वो जगह है जो इस पूरे उपन्यास के सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाले टकराव की गवाह बनती है। यहीं पर बावन दास का वो सबसे बड़ा बलिदान सामने आता है। उसे इस पूरी तस्करी की साजिश का पता चल जाता है। वो सीमा की उस सड़क पर बिल्कुल अकेला खड़ा हो जाता है और 50 बैलगाड़ियों के सामने से हटने से साफ इनकार कर देता है। जरा सोचिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो सचमुच अपने शरीर की ढाल बना लेता है, और बदले में उसे बेरहमी से कुचलकर सीमा पार फेंक दिया जाता है।
बावनदास की मौत के बाद तो जैसे मेरीगंज पर शोषण और मोह भंग के घने काले बादल छा जाते हैं। इस भयानक आर्थिक असमानता को देखिए। एक तरफ गांव वाले हैं जो अपनी जमीनें खो रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए मिलों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। और दूसरी तरफ तहसीलदार है जो धन और अनाज की जमाखोरी कर रहा है, नए ट्रैक्टर खरीद रहा है और नशे में धुत है। बालदेव की राजनीतिक आस्था तो पूरी तरह से टूट चुकी है, इतनी कि वो बापू की चिट्ठियों तक को आग के हवाले कर देना चाहता है। लेकिन लक्ष्मी उन चिट्ठियों को बचाने के लिए अपने ही हाथों को आग में जला लेती है। ये दिखाता है कि जब सब लोग हार मान लेते हैं, तब भी उन टूटते हुए आदर्शों को बचाए रखने की कोशिश में कितना दर्द होता है। सुबह सुबह डॉक्टर प्रशांत का जेल से छूटना, दोपहर को मीरीगंज की ओर उनका वापसी का सफर और ठीक उसी शाम कमली का एक बेटे को जन्म देना, उदासी के बीच एक नए जीवन का ये दुनिया में आना सच में बहुत सुकून देता है। यहाँ गंधर्व विवाह का ये सांस्कृतिक पहलू कहानी के लिए बहुत जरूरी है। इसी गंधर्व विवाह की घोषणा के जरिए तहसीलदार डॉक्टर प्रशांत और कमली के रिश्ते को समाज के सामने मान्यता देता है। इस एक कदम से पूरा गांव इस नए बच्चे के जन्म को बिना किसी सामाजिक तानों या कलंक के दिल खोलकर स्वीकार कर लेता है। वही तहसीलदार जो कभी एक लालची जमींदार हुआ करता था, वो अब अपनी मर्जी से गांव के हर एक परिवार को 5 बीघा जमीन वापस कर देता है। यह हृदय परिवर्तन सच में एक चमत्कार जैसा है जो पूरी पुरानी व्यवस्था को ही बदल कर रख देता है।